मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। तो यह सीआरपीसी है। सीआरपीसी का अध्याय 2 है, जो कि अध्याय 1 मैं पहले बता चुका हूँ। सॉरी, अध्याय 2 है। तो ये धारा 15 से 25 ए तक होगा। इसके पहले का भाग जो है मैं इसके पहले के पार्ट में बना चुका हूँ, तो आप लोग उसको जा कर के देख लीजिए यदि आपको पसंद हो। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। धारा 15 जो है सीआरपीसी का, सीआरपीसी है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये है। तो धारा 15 है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो सिविल जज, या आप जब पहली बार पीसीएस निकालते हैं तो आप बनते हैं सिविल जज। सॉरी, एक मिनट। आप जब पहली बार पीसीएस निकालते हैं तो आप बनते हैं जेएम। उसके बाद सिविल जज। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जेएम बने, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जेएम बने। उसके बाद सिविल जज, उसके बाद एसीजीएम, उसके बाद सीजीएम, उसके बाद एडीजे, उसके बाद जो है डीजे, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर आप 25 साल की उम्र में बनते हैं तो शायद यहाँ तक आप पहुँच जाएं, इस लेवल तक, या 1 साल के लिए डीजे बने। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र कम से कम 15 साल में मिलेगा, ठीक है ना। 15 साल में यहाँ तक आप पहुँचेंगे, सीजीएम तक। इस तरीके से जो है एडीजे तक पहुँचेंगे, सॉरी एडीजे तक पहुँचेंगे। पहला सोपान आपका शुरू होगा और 10 साल बाद आप डीजे बनेंगे डीजे के। तो यही जो है प्रमोशन का क्रम होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। तो धारा 15 कह रहा है प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, ठीक है, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। और प्रत्येक अन्य मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, ठीक है ना। तो जितना जो है जेएम, जैसे जेएम, सीजे, एसीजीएम, ये सब जो है सीजीएम के अधीनस्थ रहते हैं, ठीक है ना। सीजीएम के अधीनस्थ रहते हैं और इनको नियंत्रण करता है सेशन न्यायाधीश। सॉरी, इनको नियंत्रण करता है जो है सेशन न्यायाधीश, जो है इनको नियंत्रण करता है, ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में समय समय से इस संहिता के संगत नियम बना सकता और विशेष आदेश दे सकता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के लिए, जो सीजीएम है, वह अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के बारे में, ठीक है। तो जो एसीजीएम है, सिविल जज है, और जेएम, ये जे है, जेएम, सॉरी ये जेएम है, ठीक है। तो इनके बारे में वह जो है क्या कार्य करना है, कितना कार्य करना है, किस किस क्षेत्र में कार्य करना है, इस बारे में सीजीएम जो है इनके बारे में जो है नियम बना सकता है। चलिए, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, धारा 16 है महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। महानगर मजिस्ट्रेट माने ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर हो, वहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रखा जाता है या उसका पद सृजित किया जाता है। जैसे लखनऊ हो गया, ठीक है, आगरा है, इलाहाबाद है। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जितने और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात निर्दिष्ट करे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय कौन स्थापित करेगा, तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये देखिए, ठीक है ना। जो ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हैं, यानी कि जो इसका जज है, वह
हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगी, महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होंगी। ठीक है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर महानगर मजिस्ट्रेट, जब कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन पदों का सृजन किया जाता है। ठीक है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। उच्च न्यायालय अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट और एक को ऐसा महानगर क्षेत्र का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की या सब कोई शक्तियां उच्च न्यायालय के निर्देश दे सकेंगी। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, ये समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। धारा 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट का प्रावधान कहाँ पर दिया हुआ है। यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र के विशेष मामले के या विशेष वर्ग के मामले के, किसी विशेष मामले के या विशेष वर्ग के मामले के, ठीक है ना। जैसे विशेष मामला हो गया, जैसे निर्भया कांड वाला एक मामला हो गया। अब विशेष वर्ग का मामला जैसे महिलाओं से संबंधित मामला, बच्चों से संबंधित मामला, जो तस्करी का सामान जो पाया जाता है उससे संबंधित मामला। ठीक है। ये विशेष वर्ग के मामले हो गए। संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकता है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। तो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को कौन कौन सी अर्हता होगी बनने के लिए, ये कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसे मजिस्ट्रेट, खंड 2, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से इतनी अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी कि जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वह जो है 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है अधिकतम। खंड 3, यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। यथास्थिति, जैसी भी स्थिति हो, यथास्थिति का मतलब होता है जैसी भी स्थिति हो, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को राज्य महानगर क्षेत्र के बाहर, जैसे मान लीजिए लखनऊ है, तो जैसे मान के चलिए ये लखनऊ है, तो ठीक है, तो ये जो महानगर क्षेत्र है तो इसका एक क्षेत्र होगा शहर, ये जो गांव होगा। ठीक है। इस क्षेत्र के माने इस एरिया के बाहर, इस क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। ठीक है। महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, यानी कि महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, यानी कि डीजे या एडीजे। डीजे समझिए, सेशन न्यायाधीश का मतलब होता है डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। डीजे के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण
और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। ठीक है ना। अब से मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य, यानी कि डीजे के अधीनस्थ जो होता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिए। और अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में जरूर रहेंगे। ठीक है, और वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो है अधीनस्थ रहेंगे। उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजनों के लिए परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक को, यदि कोई हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। खंड 3, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता में संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ही महानगर मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करेगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। पूरा वीडियो देखिए। और कल मैं पुलिस एक्ट के बारे में जो MCQ जो वो लेकर के आपके सामने आऊँगा। कल का मतलब 11 अगस्त को। कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या है? धारा 20 कार्यपालक, बहुत महत्वपूर्ण धारा ये भी है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, जिसमें एक जिला मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर DM की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन? ADM, DM, SDM, जैसे आप ये देखिए DM, ADM, SDM। अब कुछ हद तक आप तहसीलदार को जो है मजिस्ट्रेट मान सकते हैं, वो भी एक प्रकार का मजिस्ट्रेट ही है। उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। खंड 2, राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला कलेक्टर नियुक्त कर सकेगी। अपर जिला कलेक्टर, ठीक है, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला कलेक्टर नियुक्त, यानी कि ADM जो है राजस्व का कार्य अक्सर देखता है। राजस्व से संबंधित जो नियुक्तियां होती, कार्य होती, वही देखता है, ये नियुक्त कर सकेगा। और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की वे शक्तियाँ होंगी जो राज्य सरकार विहित करे। अब जैसे मान लीजिए, चलिए कोई तहसील है, या कोई तहसील है, या कोई तहसील है, ठीक है, यहाँ पर एक SDM है और जिला पर जो है ADM का जो कुर्सी है, ADM की कुर्सी रिक्त है, तो SDM जो है इसका कार्यभार संभालेगा। जब कभी, खंड 3, जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्त के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, यानी कि पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती, ठीक है ना, हमारे बाद जो आता है, या आप समझिए जो उसके बाद आता है, जो पद धारण करता है, वही उत्तरवर्ती होता है। अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है या ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रम उस सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करेगा जो उस संहिता में जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या अधिरोपित हो। अधिरोपित का मतलब होता है सौंपी गई हो। खंड 4, राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक
बना सकती है। उपखंड का मतलब जैसे कोई ब्लॉक है, कोई तहसील है, राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है, यानी कि किसी तहसील, एक तहसील है तो दूसरी तहसील का उसको भार साधक बना सकती है और उसका भार साधन से मुक्त कर सकती है। और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाता है। उपखंड मजिस्ट्रेट माने एसडीएम। खंड 4 का राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, खंड 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्योजित कर सकेंगी। ठीक है ना, प्रत्योजित माने सौंप देना, सौंपा जा सकता है जिला मजिस्ट्रेट को, डीएम को सौंपा जा सकता है। खंड 5 इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में, महानगर क्षेत्र के संबंध में, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां, उसमें कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवृत्त नहीं करेंगी, यानी कि रोकेंगी नहीं। आप समझिए, जैसे ये मेट्रोपॉलिटन शहर है, ये मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ का डीएम है, तो इसकी कुछ शक्तियों को जो है कमिश्नर, यानी कि आयुक्त जिसे कहते हैं, कमिश्नर को आयुक्त, आयुक्त माने होता है कमिश्नर, आयुक्त को सौंपी जा सकती हैं। इसमें कोई बुराई या कोई गुरेज नहीं है। चलिए धारा 21 के बारे में बताते हैं। धारा 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है। खंड 1 राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्र के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात हो, इतनी अवधि के लिए जितने में उचित समझे नियुक्त कर सकती है। और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों की ऐसी शक्तियां जिन्हें वह उचित समझे इस विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कर सकते हैं। अब जैसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए या विशिष्ट कृत्य के लिए, अब जैसे आप समझिए एक कोई जिला है, यह कोई जिला है, इसमें यह कोई तहसील है, यह जिला है, इतनी बड़ी तहसील है। एक मिनट, जैसे यह जिला है और इसमें एक तहसील है, ठीक है ना, इसमें इस तहसील में एक एसडीएम होगा ही, लेकिन इसका ये जो हिस्सा, इतना हिस्सा या आधा हिस्सा समझ लीजिए, आधा हिस्सा जो है वो नक्सलाइट इलाका है ये, ठीक है ना। इसके लिए किसी विशेषज्ञ टाइप का एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है, ठीक है। अब जैसे कहाँ गया, राज्य सरकार के अधीन नियंत्रण कार्यपालक समय समय पर उन स्थानीय सीमाओं का, ठीक है, ऐसी परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई हमसे, ये है हाँ, अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न यानी कि एडीएम, एडीएम से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, यानी कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब। और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा, ठीक है ना। जैसे तहसील का जो सर्वे सर्वा होता है वो एसडीएम होता है, एसडीएम के अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि होंगे। खंड 2 जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट में कार्य के वितरण के बारे में, जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के बारे में अपर जिला
मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता के संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकता है। अब है लोक अभियोजक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय से परामर्श से पश्चात यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, ठीक है ना। कहाँ पे नियुक्त होगा? उच्च न्यायालय के लिए। केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक सेवक नियुक्त कर सकेगी, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक से एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के एक या अधिक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। लोक एवं सरकारी वकील की नियुक्ति होगी। परंतु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 दिन या व्यक्ति जो है लखनऊ में बैठता है और 3 दिन चला जाएगा बाराबंकी या कानपुर चला जाएगा, वहाँ देखेगा। जैसे आप समझ लीजिए 4 दिन या देहरादून में देखता है, ठीक है ना, और 2 दिन के लिए चला जाएगा हरिद्वार, वहाँ देखेगा। कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सके जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में न हो, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक, शासकीय अभियोक्ता जिसको कहते हैं, अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो डीएम जो है एक पैनल बनाता है, अधिवक्ताओं की एक लिस्ट बनाता है, उन्हीं अधिवक्ताओं में से जो है चुना जाता है। ये सब सोर्स वाले आजकल जो होते हैं, आजकल जिनका सोर्स जितना ज़्यादा है अपना कहवा के कर लेते हैं। खंड 6 उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए जहाँ के राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है, वहाँ राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। परंतु जहां राज्य सरकार की राय ऐसे काडर से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त के लिए उपलब्ध नहीं है, वह राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, ठीक है ना। काडर का मतलब होता है जैसे पीसीएस एग्जाम के थ्रू उनकी नियुक्ति जो होती है। अगर ऐसा बंदोबस्त है तो भाई ठीक है, नहीं है तो जो पैनल में से जो सीनियर मोस्ट है अधिवक्ता है उनके लिए। चलिए, लोक अधिकारी का नियमित काडर से अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिभूत है जिसे लोक अभियोजक का, चाहे वह किसी के नाम से ज्ञात हो, पद सम्मिलित है, उसे उस पद का सहायक लोक अभियोजक की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पदोन्नति का उपबंध किया गया हो, ठीक है ना। ये देखिए पदोन्नति को, भाई जब आप चुने जाएंगे या नियुक्ति होगी तभी ना आप पदोन्नति यानी कि जो है प्रमोशन के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता हो। तो अब देखिए यहाँ पर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने की एक शर्त है कि आप अधिवक्ता के रूप में, वकालत के रूप में जो आप इनरोलमेंट होता है, जो हाई कोर्ट में हम लोगों का होता है, वो होना चाहिए। बार काउंसिल से आपका इनरोलमेंट होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, हाई कोर्ट ने बार काउंसिल से जिस तारीख से आपका इनरोलमेंट होगा उसी तारीख से आपकी
जो प्रैक्टिस गिनी जाएगी। तो ये कम से कम 7 वर्ष होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय करता हुआ विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ देखिए, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए 10 वर्ष की प्रैक्टिस चाहिए। बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट किए हुए कम से कम 10 वर्ष हो गया हो, तब आप जो है विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकते हैं। परंतु न्यायालय इस धारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने की अनुज्ञा दे सकती है। तो जैसे मान के चलिए बी एक लड़की है, इसका रेप हो गया, ठीक है। इसका जब रेप हो गया तो गवर्नमेंट इसको तो एक अधिवक्ता दे ही रही है, एक सरकारी वकील दे रही है। एक सरकारी वकील दे ही रही है गवर्नमेंट की, इस लड़की की तरफ से जो है सरकार केस लड़ेगी। अगर इस लड़की के परिवार वालों को इसको लगता है कि सरकारी अधिवक्ता मिलता है या ठीक से हमारा केस नहीं लड़ रहा है, तो यह एक प्राइवेट वकील रख लेगी, ठीक है ना, प्राइवेट वकील रख लेगी। लेकिन कोर्ट में बहस करेगा सरकारी वकील। अगर कुछ एक्स्ट्रा कहना तब ये कहेंगे, सरकारी वकील के डायरेक्शन के अनुसार ही यह प्राइवेट वकील चलेंगे, ठीक है। उपधारा 9, उपधारा 7 और उपधारा 8 के प्रयोजन के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवाएं की हैं, चाहे इस संहिता के प्रारंभ के पहले की कोई की गई हो या पश्चात, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। अभी आखिरी धारा है, नहीं एक और है, धारा 25 सहायक लोक अभियोजक। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्त करेगी, जिसको एपीओ कहते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। खंड 1 केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। जैसे अब एपीओ का काम क्या रहता है, सुनिए। एपीओ जो होते हैं, एपीओ लोग यह सीजीएम के कोर्ट में या एसीजीएम के कोर्ट में बैठते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है एसीजीएम या सीजीएम के कोर्ट में, ये लोग इनका मुख्य कार्य होता है वहाँ पे जो है अपना कार्य करते हैं। लेकिन ये जो है हफ्ता में 4 दिन ही जो है या 3 दिन ही इस कोर्ट में रहेंगे। इस कोर्ट में जो है हफ्ते में 3 दिन रहेंगे। लेकिन डीएम के कोर्ट में, ठीक है ना, ये हफ्ते में कम से कम 3 दिन यहाँ रहेंगे और 1 दिन तो इतवार की छुट्टी होती है, संडे की। इस प्रकार समझिए। खंड 2, तो इस प्रकार एपीओ जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका न्यायालय में भी पकड़ रहता है और डीएम के ऑफिस में भी उसकी पकड़ रहती है। तो एपीओ की नौकरी बड़ी मस्त नौकरी है। खंड 2, जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा। यानी कि कोई पुलिस अधिकारी जिसको कानून का ज्ञात है, कानून के बारे में सीनियर मोस्ट जो होता है, जिसको कानून के बारे में ज्ञात, वो भी एपीओ नियुक्त किया जा सकता है। खंड 3, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। कोई स्पेशल ऐसा मैटर आ गया कि वहाँ पे लोक अभियोजक अपना हाथ खड़ा कर देता है, तो उसके लिए डीएम जो है कोई दूसरा नियुक्त कर सकता है।
परंतु कोई पुरुष अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त होना चाहिए। आयुक्त लिखा है यहाँ पर, अभियुक्त होना चाहिए, अभियोजित किया जा रहा है, या यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे है, यानी निरीक्षक माने इंस्पेक्टर, दरोगा, सब इंस्पेक्टर, तो इससे नीचे का व्यक्ति नहीं लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये देखिए, ये 25 का, ये भी महत्वपूर्ण है। ये है अभियोजन निदेशालय, तो अभी ये है नहीं, बस अभियोजन निदेशालय है नहीं प्रदेश में, लेकिन एक जो है जब बनेगा तब देखा जाएगा। खंड 1, राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उसके उतने अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे। यदि कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में किए जाने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष यहाँ देखिए, कम से कम 10 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण में कृत्य करेगा, ठीक है ना। होम सचिव जो होता है, होम गृह विभाग का प्रधान कौन होता है? होम सचिव। तो उसके नियंत्रणाधीन जो है यह निदेशक रहेंगे, अभियोजन निदेशक। खंड 4, प्रत्येक अभियोजक उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। खंड 5, राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालय के मामलों में संचालन के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किसके अधीनस्थ होगा? अभियोजन निदेशक के। खंड 6, राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 3 उपधारा 8 के अधीन जिला न्यायालयों के मामले का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक और जो धारा 25 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया है प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक उप निदेशक के अधीनस्थ होगा। खंड 7, अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशकों की शक्तियां तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया गया है वे होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। खंड 8, लोक अभियोजक कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंधों राज्य के महाअधिवक्ता को लागू नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे है लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। तो ये वीडियो यहीं तक है भाइयों, आप लोग हमारा सहयोग करिए, मैं आपका सहयोग करता हूं और इसी तरीके से कानून की पढ़ाई करेंगे और सब कुछ जो कठिन आपको लग रहा है उसको मैं एकदम आसान कर दूंगा, एकदम आसानी से आप लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे। धन्यवाद।